अंकल कोई कहानी सुनाओ ना। आज मौसम भी ठीक नहीं है। कल तुम्हारा तबीयत काफी ज्यादा खराब था ना? हाँ अंकल जी, एक डरावनी कहानी सुना दो ना। ठीक है, मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुम सुनाना तो चाहोगे लेकिन अपनी जहन से निकाल नहीं पाओगे। हाँ अंकल जी, कुछ ऐसी ही कहानी सुनाओ। आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी बैलगाड़ी से सवारी ढोया करता था। एक दिन विक्रम का बेटा काफी बीमार हो जाता है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाहर का मौसम देखो भाग्यवान, तेज हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। रुको तुम, मैं रामलाल के पास जाता हूँ। रामलाल काका, मेरे बेटे का तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। आप अपनी बैलगाड़ी लेकर मेरे साथ शहर तक चलिए। मौसम तो ठीक नहीं है विक्रम, लेकिन चलता हूँ। तुम चलो, मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। रामलाल जाना तो चाहता था, लेकिन उसने गांव वालों से जो बातें सुनी थी उसे बहुत डर लगने लगा कि मेरे साथ भी कोई ऐसा घटना न घटे। रामपाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर उसके घर पहुंचता है। आराम से बैठ जाओ विक्रम। विक्रम और उसका बेटा सुनील आराम से बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी आगे जाने लगती है। उस रात के अंधेरे में विक्रम अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक रास्ते पर निकल पड़ा जहां हर कदम कदम पर खतरा था। इस गहरे अंधेरे जंगल के बीच बैलगाड़ी चला रहे रामलाल के मन में धीरे धीरे अंधकार का डर बढ़ते जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे इन लोगों की बैलगाड़ी पास आती है, आगे मत जाओ, लौट जाओ, मारे जाओगे। रामलाल थोड़ा डरता है और कहता है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पी रखी है क्या? इस पर वह बूढ़ा कुछ नहीं बोलता है। आगे से हट जाओ, हम लोगों को आगे जाने दो। इस बच्ची की खातिर रुक जाओ, लौट जाओ, वरना फिर पछताओगे। आगे से हट जाओ, नहीं तो बैलगाड़ी चढ़ा दूंगा। वह बूढ़ा आदमी हट जाता है। रामलाल अपनी बैलगाड़ी आगे की तरफ ले जाने लगता है। मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वह बूढ़ा आदमी क्या कह रहा था। वो पी रखा था, इसलिए वह बहकी बहकी बातें कह रहा था। वह लोग आगे की तरफ जाते हैं। वह लोग एक कच्ची पुल पर पहुंचते हैं। रामलाल बैलगाड़ी रोकता है। क्या हुआ रामलाल जी, अपने बैलगाड़ी क्यों रोक दी? ये कच्चा पुल आ गया है, पता नहीं यह बैलगाड़ी का वजन थाम पाएगा कि नहीं। रुको विक्रम, मैं आगे तक देख लेता हूँ कि यह पुल सही है कि नहीं। रामलाल पैदल ही आगे जाता है। कोहरा भी काफी घना था, वहां की हवा में ठंडक थी और पुल पर अजीब सा सन्नाटा फैला था। तभी आगे देखता है, वो बूढ़ा सच ही कह रहा था कि आगे मत जाना। विक्रम, आगे का पुल टूट हुआ है, अब कैसे जाएंगे? अब मैं क्या बताऊं, मेरे बेटे की तबीयत काफी बिगड़ती जा रही है। किसी तरह आगे जाना ही होगा। मुझे भी नहीं पता कि अब किस रास्ते से जाए। रामलाल सोचने लगता है। तभी कहता है, हमारे पास एक तरकीब है, क्यों ना नीचे चले और पुल को देखते हुए आगे की तरफ जाएंगे और शहर की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है रामलाल, जैसे आप कहें। वह दोनों अपनी बैलगाड़ी को पीछे करता है और जंगल की ओर जाने लगता है। रामलाल काका, मुझे यह रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। कहीं कोई जंगली जानवर सामने ना आ जाए। ऐसी बातें नहीं कहते विक्रम, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार वही हुआ। वह लोग जंगल में घुस गए। वही कच्चे रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ने लगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ से निकल पाना उनके लिए असंभव था।
चलते चलते 30 मिनट से ज्यादा हो गया, लेकिन वह कच्चा रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। ये बाबू रुको, हमरा बोझा उठवा दोगे जरा सा? ये बाबू मदद कर दो। रामपाल तो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने बैलगाड़ी को रोक दिया। आ रहे हैं बूढ़ी माँ, रुको थोड़ा, मैं जा रहा हूँ उस बुढ़िया का बोझा उठवाने, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। रामलाल उस बुढ़िया के पास जाता है। बेटा थोड़ा मदद कर दो। ठीक है, चलिए उठवा देता हूँ। वह 2 लोग कौन है? क्या बताऊं बूढ़ी माँ, वो छोटा लड़का काफी बीमार है, इसलिए हम लोग उसको शहर लेकर जा रहे हैं। चलिए आपका बोझा उठा देते हैं। अचानक से वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। रामलाल यह देखकर डर जाता है और अपनी बैलगाड़ी की तरफ भागता है। जल्दी से बैलगाड़ी को लेकर वहां से जाने लगता है। रामलाल समझ चुका था कि यह एक छलावा था। रामलाल किसी तरह उस रास्ते से निकल जाना चाहता था। यह रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है रामलाल काका। कहीं हम लोग तो किसी छलावा में तो नहीं फंस गए। डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलते चलते बैल काफी थक जाते हैं। अब हम आगे नहीं जा पाएंगे विक्रम। पर क्यों रामलाल, अब हम क्या करें रामलाल काका, आगे कैसे जाएं? विक्रम, बैल चलते चलते काफी थक चुके हैं, इसलिए हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब हमें पैदल ही आगे जाना होगा। शायद अब ज्यादा दूर शहर नहीं है, कुछ दूर चलने पर हम शहर तक पहुंच जाएंगे। इस घने जंगल में पैदल जाना काफी खतरनाक होगा। रामलाल के मन में भी डर था, लेकिन रामलाल कुछ नहीं कहता है। रामलाल जानता था कि यहाँ पर रुके रहेंगे तो हम किसी भी तरह जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसीलिए रामलाल पैदल जाने के लिए उन सभी को मना लेता है। वह लोग बैलगाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कहीं हम इस जंगल में आके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है? अरे डरपोक विक्रम, मैं हूं ना, हम साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस जंगल के पतले रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो जाता है और अब वह लोग जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। रुको तुम सब, हम लोग कभी से एक ही जगह बार बार आ रहे हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करें रामलाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सोचते हैं। रामलाल इन लोगों को एक पेड़ के पास लेकर जाता है। तभी उसी पेड़ के पास किसी इंसान का कंकाल पड़ा था। यह सभी देखकर चौंक जाते हैं। हमें वापस चलना चाहिए। रामलाल जल्दी चलो यहाँ से। चिल्लाओ मत यार, चल रहा हूँ। पहली बार रामलाल ने कुछ अच्छा किया। वह विक्रम की बात मान लेता है और बैलगाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। चलते चलते वह लोग बैलगाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा देख लेते हैं मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। विक्रम, आखिर इन बैलों का हाल किसने किया होगा? मुझे क्या पता रामलाल, मैं तो तुम्हारे ही साथ था। कहीं कोई शैतान तो इसे नहीं खा गया। हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी इसी तरफ एक शैतान आता है। रामलाल, विक्रम और रोहित वहां से भागने लगते हैं। पिताजी, मैं अब नहीं भाग पाऊंगा, मेरे पैर दुख रहे हैं। रामलाल को पत्थर दिखाई देता है। वह सब उसी पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। तभी वह शैतान भी आ जाता है। शिकार शिकारी का पता उसके महक से ही लगा लेता है।
वह शिकारी भी उन लोगों के काफी करीब आ चुका था। यह तीनों काफी डरे हुए हैं। तभी वह शैतान आ जाता है और हरिदास पर हमला कर देता है। रामलाल और रोहित वहां से भागने लगते हैं। रामलाल अपने दोस्त हरिदास को नहीं बचा पाया, पर रामलाल के दिमाग में बस यही चल रहा था कि रोहित को कुछ न होने पाए। रोहित के पैर काफी थक चुका था, इसलिए वह भाग नहीं पा रहा था। रामलाल उसको एक पेड़ के पास लेकर जाता है और वह दोनों उसी पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। मुझे बचा लो रामलाल अंकल, वह शैतान इधर ही आ रहा होगा। मैं हूँ रोहित बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी इन लोगों को उसी शैतान की आवाज सुनाई देती है। अब शैतान इधर ही आ रहा था। तभी वही बुढ़िया आती है। रामलाल को थोड़ा डर लगता है। तभी बुढ़िया उससे कुछ कहती है। रामलाल, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम लोग नदी के उसे पर पहुँच जाएंगे तो यह शैतान हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम उस शैतान का ध्यान भटकाओगे और मैं रोहित को लेकर ब्रिज के उस पर चली जाऊंगी और तुम भी मौका देखकर हम लोगों के पीछे पीछे चले आना। ठीक है, तुम इसको लेकर जाओ, मैं उस शैतान का रास्ता भटकता हूँ। वह बुढ़िया रोहित को लेकर जाने लगती है, लेकिन रामलाल को यह नहीं पता था कि वह बुढ़िया नहीं बल्कि एक छलावा है। रामलाल को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। रामलाल लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर दूसरी दिशा में फेंकता है। उस टहनी की आवाज सुनकर वह शैतान उसी दिशा में चला जाता है। शैतान के आने से पहले हमें ब्रिज के उस पार जाना होगा। रामलाल उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में वह बूढ़ी औरत गई थी। तभी उसको रोहित के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रामलाल डर कर उसी आवाज की तरफ जाता है। रामलाल देखकर सहम जाता है। छोड़ दो रोहित को तुम, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया कुछ नहीं बोलती है और अपना हाथ उसके ओर करती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके गर्दन को पकड़कर उठा दिया हो। रामलाल की आवाज नहीं निकल पा रही था। तभी वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो इन लोगों को शुरू में माना किया था। तभी वह बुढ़िया अचानक से गायब हो जाती है और रामलाल नीचे गिर जाता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुका था। क्या हुआ तुम लोगों को? मैंने मना किया था कि इस जंगल में मत आना, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किए। हमें यहाँ से किसी तरह बाहर निकालो। तभी शैतान इन लोगों की तरफ आने लगता है। यह तीनों जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रामलाल का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और कहता है, तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो, जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ। तुम भी मेरे साथ चलो रामलाल अंकल। वह बूढ़ा आदमी रोहित को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है और वह शैतान रामलाल को मार देता है। ये दोनों नदी के इस पर आ जाते हैं, जिससे वह शैतान इन लोगों के पास नहीं आ पाता है। रोहित की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका पिता नहीं बच पाता है। रोहित को वही बूढ़ा आदमी उसको उसके घर तक सुनहरी शाम के ढलते ही एक काली अंधेरी रात का सन्नाटा छा जाता है। यह कहानी भी आपको एक ऐसी रात से रूबरू कराएगी जिसे तुम भूलना तो चाहोगे, लेकिन भूल नहीं पाओगे। फिलहाल उदयपुर में करीब 10 बजने वाले थे। बाहर का मौसम ठीक नहीं था। तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हरिदास की तबीयत काफी खराब थी और वह काफी बूढ़ा भी हो चुका था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशन था और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। दादाजी, आप हमें बताइए, हमें क्या करना है? क्या बताऊं बेटे, तुम सब नहीं कर पाओगे, मुझे ही जाना होगा। दादाजी, हम दोनों हैं ना, सब संभालेंगे। आप हमें बताइए क्या करना है। ठीक है, लेकिन तुम दोनों में से सिर्फ एक ही को जाना होगा। मैं जाऊंगा पिताजी। नहीं दादाजी, मैं जाऊंगा और बड़े भैया आपकी सेवा करेंगे। ठीक है गोपाल बेटे, तुम ही जाओ, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने एक भी गलती कर दी तो वापस नहीं आ पाओगे। ये बात सुनते ही गोपाल और किशन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दादाजी, आखिर इसे जाना कहाँ है? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आखिर जाना कहाँ है दादाजी? तुम्हें काली घाटी जाना है। काली घाटी जाना है? ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको गोपाल,
पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, उसके बाद ही जाना। ठीक है दादाजी, बताइए। जब रात के 12 बजेंगे तो एक औरत आएगी, उसे तुम अपनी बैलगाड़ी में बैठा लेना और वह तुमसे जो कहे तुम वही करना। उसे काली घाटी तक ही छोड़ना। कोई भी मुसीबत आ जाए लेकिन बैलगाड़ी से मत उतरना। ठीक है दादाजी, मैं वैसा ही करूंगा। गोपाल भाई अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। गोपाल बैलगाड़ी को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। उसका भाई किशन काफी उदास था। किशन जानना चाहता था कि आखिर हर बार ऐसा क्यों करना पड़ता है। उसके मन में यही बात गूंज रही थी। पता नहीं दादाजी को क्या हो गया है, इतनी रात को सवारी ढूंढने के लिए भेज रहे हैं। श्राप सुनने में बड़ा साधारण नाम है, लेकिन अगर यह असलियत में बदल जाए तो लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। उसी श्राप की वजह से किसी न किसी आदमी को इस वीरान से जंगल में आकर उसका इंतजार करना पड़ता है। उस पूर्णिमा की रात को गोपाल अपनी बैलगाड़ी में बैठकर उस औरत का इंतजार करने लगता है। यहाँ पर तो आ चुका हूँ, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं। तभी गोपाल को पायल की आवाज सुनाई देती है। गोपाल पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसे लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है जो जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। वह बैलगाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। कहाँ जाना है आपको? वह अपना हाथ उठाकर इशारा देती है। अच्छा, पुराना घाट जाना है, बैलगाड़ी में आराम से बैठ जाइए। फिर वह बैलगाड़ी में बैठ जाती है और बैलगाड़ी वहां से काली घाट की तरफ जाने लगती है। गोपाल डरा हुआ था। उसके दादाजी ने जो चेतावनियां दी थी वही बातें वह बार बार सोच रहा था। आखिर आपको पुरानी घाटी क्यों जाना है? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोलती है। गोपाल को और डर लगने लगता है। गोपाल को शायद नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है उस रास्ते से जिंदगियां जाती हैं, लेकिन जिंदगियां वापस उस रास्ते से नहीं आती। शायद उसके दादाजी ने यह बात उसे नहीं बताई थी। चलते चलते गोपाल अपनी बैलगाड़ी लेकर पुरानी घाटी तक पहुंच जाता है। आ चुका पुराना घाट। वहां से वह घने जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी गोपाल की नजर जमीन पर पड़ती है। यह तो उस औरत का झुमका है। लगता है बेचारी का झुमका गिर गया है, इसे घर भी नहीं ले जा सकता। चलो उसको दे देता हूँ। जब वह आसपास देखता है तो वह औरत जा चुकी थी, इसलिए गोपाल उसका पीछा करने लगता है और उस घने जंगल में वह भी चला जाता है। सुनिए, रुक जाइए, आपका झुमका छूट गया है। बेचारा गोपाल काफी भोला था। वह अपने दादाजी की कही बातों को भूल जाता है और सबसे बड़ी गलती कर देता है। गोपाल रुकता है और आसपास देखता है, लेकिन उसे वह औरत दिखाई नहीं देती। सुनिए, आपका झुमका गिर गया है, अपना झुमका आकर ले लीजिए। वह आवाज देता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। इतनी जल्दी कहाँ चल गई वह औरत? पता नहीं मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया। यह गोपाल की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। वह अभी तक नहीं समझ पा रहा था वह कोई इंसान नहीं थी जिसे वह झुमका लौटा सके, बल्कि वह एक छल था गोपाल को इस जगह तक लाने का। कोई है क्या वहां? तुम हो क्या? अपना झुमका आकर ले लो। तभी पीछे मुड़ता है। एक पल के लिए वह तो डर गया था, लेकिन पेड़ देखकर उसको राहत मिलती है। बहुत रात हो चुका है, इसी पेड़ के पास रख देता हूँ। वह झुमका उसी पेड़ के पास रख देता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह फिर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। ये तो वही पेड़ है। लगता है मैं उसी जगह बार बार रहा हूँ। गोपाल फिर से वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर वह उसी जगह पहुंचता है। तभी उसको पेड़ के पास किसी के होने का संदेह होता है। वह उसी पेड़ के पास जाता है। क्या कोई है? डराओ मत, सामने आ जाओ और अपना झुमका ले लो। वह चुड़ैल तुरंत गायब हो जाती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। गोपाल अब समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इधर किशन और उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी किशन कहता है, दादाजी, गोपाल अभी तक नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, वह आता ही होगा। दादाजी, मुझे ये जानना है कि हर पूर्णिमा के दिन किसी न किसी को पुरना घाट पर क्यों जाना पड़ता है।
आखिर क्यों दादाजी? क्यों जानना है तुम्हें? क्योंकि मैं भी इस गांव का सदस्य हूँ। ठीक है, बताते हैं। बताइए दादाजी। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। हमारे ही खानदान की एक लड़की थी जो सबकी लाडली और प्यारी थी। उसका नाम मंजरी था। मेरे पिताजी ने बताया था कि जब मंजरी का जन्म हुआ तब उसके घर वाले काफी ज्यादा खुश थे और उसके पिता ने पूरे गांव में भोज कराया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मंजरी को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, पर दिक्कत यह थी कि लड़का निचली जाति का था और उसके पिताजी को यह मंजूर नहीं था कि कोई निचली जाति का लड़का मेरी बेटी से शादी करे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। वह दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। अपने पिता से कहो ना, शादी की बात करने मेरे घर आए। नहीं मोहन, तुम नहीं जानते मेरे पिताजी को। वह यह बात सुनेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए मैं चुप हूँ मोहन। पर क्यों? एक बार बात तो करके देखो, शायद तुम्हारे पिता मान जाए और हमारी तुम्हारी शादी करवा दे। नहीं मोहन, वह कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम निचली जाति के हो। मोहन इस बात को सुनकर काफी उदास हो जाता है। मंजरी उससे कल मिलने के लिए कहती है और वहां से अपने घर चली जाती है। अगली शाम को वह दोनों फिर उसी जगह आते हैं। मेरे पिता मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करवाने वाले हैं। अब तुम ही कुछ करो मोहन। तब हम भाग के शादी करेंगे। अगर हम पकड़े गए तो? मुझ पर भरोसा है कि नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ तैयार रहना। आज शाम को मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर उस जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। वह दोनों गांव छोड़कर भागने का फैसला कर लिया था। उस रात मोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी जगह मंजरी का इंतजार करने लगता है। सभी प्लान उसके मुताबिक चलता रहा था। तभी गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह मोहन को देखा और उनको काफी अजीब लगा कि आखिर इतनी रात को मोहन इस जंगल में क्या कर रहा है। मोहन बेटे, इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ लकड़ियां ले जाना है, इसलिए मैं इस जंगल में रुका हूँ। अच्छा ठीक है बेटे, मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी, आप जाइए। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया। वह आदमी वहां से चला जाता है। वह आदमी मोहन के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसको एक लड़की आते हुए दिखाई देती है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटी? मेरी दादी की तबीयत काफी खराब है, इसीलिए मैं उनसे तुरंत मिलने जा रही हूँ। लेकिन इस पोटली में क्या है? मुझे जाना होगा रामलाल काका। मंजरी बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। मंजरी को पूरा शक हो चुका था। मोहन, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। ठीक है, तुम जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। बैलगाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। मोहन काफी डरा था और मंजरी भी काफी डरी हुई थी। मंजरी और मोहन अभी काली घाट तक ही पहुंचे थे। तभी मंजरी का पिता तलवार लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। मोहन, पीछे देखो। मोहन पीछे देखता है और भयभीत हो जाता है। मोहन पकड़ा जाता है। उसको मारकर अधमरा कर देते हैं और मंजरी के पिता उसको एक पेड़ में बांध देते हैं। मंजरी बेबस और लाचार थी। वह अकेले मोहन को नहीं बचा पा रही थी। पिताजी, उसकी गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। ओह, मत मारो, छोड़ दो पिताजी।
मंजरी अपने पिता के सामने बेबस होकर रो रही थी। मंजरी के पिता मंजरी को सबक सिखाना चाहता थे। तभी उसके पिता मोहन का सर काट देते हैं। मंजरी यह देखकर सदमे में चली जाती है और रोने लगती है। इसकी हत्या हमने नहीं बल्कि तुमने ही की है। मंजरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसको एक चाकू दिखाई देता है जो हरिदास लेकर खड़ा था। तभी मंजरी चाकू उसे छोड़ लेती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे गांव वालों को मार डालूंगी। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये मेरा श्राप है। मंजरी अपने आप को चाकू मार लेती है और देखते देखते वह मंजरी भी मार जाती है। यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो बहुत गलत हुआ मंजरी के साथ। उसका श्राप सच हुआ, इसलिए तो वह सब के सब गांव वालों को मार रही है। उसका श्राप हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सबको बारी बारी से मार रही है। गोपाल को अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन दादाजी वह तो अभी तक नहीं आया। कहीं वह भी उसके छलावे में फंस तो नहीं गया। भोर होने वाला है, कहीं गोपाल बैलगाड़ी से नीचे तो नहीं उतर गया। किशन और उसके दादाजी के मन में यही डर था कि कहीं गोपाल बैलगाड़ी से नीचे उतारकर उसके पीछे जंगल में न चला गया हो। किशन तुम यहीं पर रहना, मैं बैलगाड़ी लेकर गोपाल को खोजने जा रहा हूं। बैलगाड़ी लेकर वह काली घाट की तरफ जाने लगता है। किशन के दादाजी को डर था कि कहीं गोपाल को कुछ हो न गया होगा, लेकिन हरिदास को क्या पता था कि उनका डर सच में एक असलियत बन जाएगा। हरिदास काली घाट तक पहुंच जाता है, लेकिन उस बैलगाड़ी में गोपाल नहीं था। आखिर गोपाल उसके छलावे में फंस गया। गोपाल 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 इधर काफी बुरी हालत में पड़ा था। उसके चेहरे पर नाखून के दाग पड़ा था और खून भी बह रहा था। गोपाल, तुम ठीक तो हो? हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से लेकर चलो दादाजी। गोपाल वहीं पर खड़ा था और हरिदास चिंतित खड़ा था। तभी एक अदृश्य शक्ति गोपाल को खींचते हुए जंगल की तरफ लेकर जाने लगती है। वह मंजरी गोपाल को मार देती है और उसका शरीर उसी पेड़ पर टांग देती है जिस पेड़ पर मोहन को बांध कर मारे थे। रात भर उसका लाश उसी पेड़ पर रहा। कार्तिक और रोहित वह दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कार्तिक, इतनी रात हो गई, पता भी नहीं चला। चलो अब आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। वह दोनों पैदल ही जाने लगते हैं। तभी एक बैलगाड़ी उधर से आ रही थी। कार्तिक और रोहित दोनों रुक जाते हैं। बैलगाड़ी जब उन लोगों के पास पहुंच जाती है, तब रोहित बैलगाड़ी वाले से कहता है, अंकल जी, क्या आप हमें रूपकुंड गांव तक छोड़ देंगे? तुम लोग उस भूतिया गांव में क्यों जा रहे हो? मेरी बात मानो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। नहीं अंकल जी, हम लोग घर नहीं जा सकते। हमें उस गांव के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, इसलिए हम लोग आए हैं। मैं आप दोनों को अपने गांव तक छोड़ दूंगा। वह दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी कार्तिक कहता है, हमें लौट चलना चाहिए यार, ये गांव काफी डरावना लग रहा है। यार तू मत डर, मैं हूं ना। इसी प्रकार बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उसका घर आ जाता है। अब तुम सब उतर जाओ, मैं अपने घर आ चुका हूं। वह दोनों उतर जाते हैं। अंकल जी, हम दोनों किस तरफ जाएं?
कि रूपकुंड गांव में पहुंच जाए? ये वाला रास्ता पकड़ के दाई ओर मुड़ जाना, उसके बाद तुम उस गांव में पहुंच जाओगे। धन्यवाद अंकल जी। वह दोनों उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। वह दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में अंधेरा काफी घना था। गांव का रास्ता और मिट्टी का बिखरा हुआ घर जैसे मानो किसी घटना का संकेत दे रहे हो। कितना डरावना गांव है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें ये नौकरी नहीं करनी चाहिए थी यार। तू बहुत डरपोक है कार्तिक, बकवास मत करो। चलो आगे चलते हैं। कुछ दूर चलते हैं, तभी वह दोनों रुककर कुछ देखने लगते हैं। वह दोनों देखकर डर जाते हैं क्योंकि आगे किसी बड़े जानवर का कंकाल था। वह दोनों उसी कंकाल को देख रहे थे, तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरता है। जैसे कोई काला परछाई पीछे से गुजरा है। मजाक तो नहीं कर रहे हो रोहित? नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में यहाँ पर बुरी आत्माएं हैं। हमें थोड़ा और अंदर चलाना चाहिए। वह दोनों गांव के और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वह दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास रुक जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इन लोगों की तरफ आती है। उसका चेहरा सफेद और आंखें लाल रंग की थी। क्यों आए हो मौत के दरवाजे पर? हमें इस गांव के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी थी। हर रात आत्माएं जागती हैं। यहाँ से भूले भटके लोग कभी वापस नहीं लौटते, और अगर लौट भी जाते हैं तो ये गांव वापस उन्हें यहाँ खींच कर ले आता है। हमें इन सब बातों से डर नहीं लगता। हम जानना चाहते कि आखिर इस गांव में हुआ क्या था। अगर जानना चाहते हो तो पुराने कुएं तक जाओ, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारी परछाइयां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। कार्तिक और रोहित दोनों उस पुराने कुएं के पास जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वह दोनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी उन लोगों के पास आता है। तुम लोग यहाँ से चलो, जल्दी मेरे पीछे आओ। पर क्यों अंकल जी? पहले मेरे पीछे आओ। अंकल, आपने हमें अपने घर क्यों लाए? अगर मैं तुम लोगों को वहां से लेकर नहीं आता तो तुम आज जिंदा नहीं रहते। वो बूढ़ी औरत कुएं के पास कहती है जाने को, और वहां पर बुला के लोगों को मार देती है। इसलिए तुम दोनों भी उसी कुएं के पास जा रहे थे। तभी मैंने आकर तुम दोनों को बचा लिया। आखिर ये गांव भूतिया गांव कैसे बन गया? तभी उसकी पत्नी आती है। मैं बताती हूँ इस गांव में आखिर हुआ क्या था। सुनो तुम सब। इस गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गोपाल रहा करता था। जब गोपाल छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए गोपाल अपनी दादी के साथ ही रहने लगा। एक दिन गोपाल सोया था, तभी उसकी दादी आती है। गोपाल, उठो, तुम कब तक सोते रहोगे? क्या दादी जी, आप मुझे चैन से सोने भी नहीं देती? गोपाल, आज कुछ नहीं है खाने को। आज हम लोग क्या खाएंगे? अब मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। ऐसा मत कहिए दादी, मैं हूं ना। अब मैं कुछ काम करके राशन का सामान लाया करूंगा। ठीक है बेटे। गोपाल खाली पेट ही काम की तलाश में निकल जाता है। तभी उसको एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाता है। मालिक, क्या कोई काम मिल सकता है? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। गोपाल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसको एक अमीर आदमी मिलता है जो एक सूटकेस लिया था और उसको उठा नहीं पा रहा था। तभी गोपाल उसके पास जाता है। क्या मैं आपकी
कोई मदद कर सकता हूँ। हाँ, आप मेरे इस सूटकेस को मेरे घर तक पहुंचा देंगे। हाँ, मैं पहुंचा दूंगा। गोपाल उस सूटकेस को उठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। चलते चलते वो उसके घर पहुंच जाते हैं और गोपाल उस सूटकेस को वही उतार देता है। ये लो अपनी मेहनत का फल। अमीर आदमी उसको 100 रुपया देता है। वो गोपाल 100 रुपया लेकर अपने घर चला जाता है। दादी जी, मैं आपके लिए 100 रुपया लाया हूँ। आज हम भूखे नहीं सोएंगे। गोपाल, ये तो 2 दिन भी नहीं चल गए। अरे दादी जी, मैं कल फिर से कुछ कम करके पैसे ला दूंगा। चलो दादी, अब खाना बना दो, काफी तेज भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अगली सुबह सरपंच अपने 2 आदमियों के साथ गोपाल के घर पहुंचता है। अरे ओ बुढ़िया, मेरे पैसे का क्या हुआ? सरपंच जी, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बहुत हो गया, रोज रोज का बहाना है। मेरे पैसे आज ही दो। सरपंच जी, मैं आपके पैसे दूंगा, कल आना और अपना पैसे लेकर जाना। चलो रे सब, कल आएंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये घर में ले लूंगा। ये कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। मैं जा रहा हूँ काम खोजने, मैं शाम तक आ जाऊंगा। कहाँ से देगा तू? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तूने तो सत्यानाश कर दिया। चिंता मत करो दादी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। चलते चलते उसको एक दुकान दिखाई देता है। गोपाल उसके पास जाता है। सेठ जी, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं सब काम कर सकता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, इस समय धंधा भी चौपट चल रहा है। ठीक है सेठ जी। गोपाल वहां से चला जाता है। गोपाल और लोगों के घर भी जाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए थक हार कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। दादी, मुझे माफ कर देना, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। दादी मत रो मेरे लाल, हम गरीब लोगों का कोई नहीं होता है। कल सरपंच हम लोगों का ये घर भी छीन लेगा। ये बात कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। अगली सुबह सरपंच और उसके आदमी उसके घर आते हैं। दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। वो दोनों अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलते हैं। सरपंच बार बार आवाज लगता है, लेकिन गोपाल कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों अपने घर के अंदर छिपे थे। सरपंच उस घर में आग लगा देता है। देखते देखते वो आग फैल जाती है। सरपंच आग लगा के वहां से भाग जाता है। गोपाल और उसकी दादी दोनों जलकर मर जाते हैं और उन दोनों का शरीर आत्मा बन जाता है। अगले दिन से ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अचानक से लोग मरने लगे और गांव में जितनी भेड़ बकरियां थी वो भी मरने लगी और रात में अजीबोगरीब आवाज आती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे वो गांव खाली हो गया। इसलिए हम लोग भी उस गांव में कभी नहीं जाते हैं। यह बात सुनकर कार्तिक और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम दोनों अब इस गांव में कभी नहीं आएंगे। हम दोनों सुबह ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। तुम दोनों यह गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वह बूढ़ी औरत तुम दोनों को देख चुकी है। तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हारी परछाइयां इसी गांव में भटकती रहेगी। अब क्या होगा अंकल जी? क्या वह बूढ़ी औरत हम दोनों को मार देगी? अब मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि पहले भी कुछ लोग इस गांव में आए थे और वह भी मारे गए। तुम दोनों यही रहो और कहीं मत जाओ। अंकल जी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ।
तुम दोनों अभी नादान हो। ठीक है, जाओ। मैं तुम दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन तुम मौत के मुंह में खुद जाना चाहते हो। नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोहित अकेले ही फिर से उसी गांव में जाता है। वह गांव में पहुंच जाता है। तभी एक घर दिखाई देता है जो थोड़ा मोड़ा चला था। रोहित उस घर के अंदर जाता है। इस घर में जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रोहित उस घर में जाता है। तभी उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे जाता है। तभी वह देखकर डर जाता है, क्योंकि उस घर में एक डरावनी चुड़ैल रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा सफेद था और कुछ कट के निशान थे। रोहित वहां से बाहर भागने लगता है। तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है, जिससे रोहित का दम घुटने लगता है। बचाओ, कोई तो बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। देखते देखते वह मर जाता है। इधर कार्तिक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह अंकल से कहता है, अंकल जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा दोस्त कहीं कोई मुसीबत में न फंसा हो। रोहित तो बहुत जिद्दी है। मैंने बहुत रोका, लेकिन रुका नहीं। चलो कार्तिक देखते हैं। वह दोनों फिर से उसी गांव में रोहित को खोजने जाते हैं। चलते चलते वह दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं। तभी उन दोनों को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो अपने हाथों में किसी की टांगे लिए हुए चबा रही थी। तभी बगल में रोहित की लाश भी पड़ी थी। कार्तिक देखकर डर जाता है। रामपाल और कार्तिक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने एक डरावना शैतान आकर खड़ा हो जाता है।